नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ओजांकियन को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? क्या मैं ऑडिबल हूं? अगर हां तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हम ये सेशन शुरू कर सकते हैं। सभी बिगिनर के लिए, जो 12th कर चुके हैं, जो कॉलेज में हैं, जो जॉब में हैं, उन सभी के लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बताऊंगा कि इनके लिए एक जो बैच मैं शुरू कर रहा हूं उसकी क्या खासियत है। कई बच्चों ने पूछा कि ये टारगेट करते हुए जो कॉन्सेप्टर बैच है उसकी क्या खासियत है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज 3 तरह की कैटेगरीज पे मैं फोकस करूंगा। वो सभी जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प क्या होगा करियर का। दूसरा, वो जो अभी ग्रेजुएशन में है और सिविल सेवा के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों की संख्या में इस तरह के मैसेज आए। और तीसरा, वो जो 2 साल समर्पित कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, चाहे वो 28 साल के क्यों ना हो, 26 साल के क्यों ना, और उनको क्यों करना चाहिए। क्या फर्क होता है 1 साल की तैयारी और 2 साल की तैयारी में, और वो लोग जो जॉब में हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी को शेड्यूल कर सकते हैं। तो क्या अगर तैयार हैं आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए, पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए ताकि हम इस पर अपना काम कर सकें। रेडी हैं दोस्तों? तो हमारा जो पहला टारगेट है कि 12वीं के बाद आप आईएएस की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या अन्य विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तीसरा, कि आप कभी भी आप अपने जीवन में 2 वर्ष दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और अगर आप जॉब में हैं तो आपको तैयारी का मॉड्यूल क्या लेकर आना चाहिए। तो ये चारों टारगेट्स आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। क्योंकि इस बीच मैंने कई बच्चों की काउंसलिंग की, वो बहुत कंफ्यूज थे, खासतौर पे 12वीं के बाद से और ग्रेजुएशन करते समय, कि हमें कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए। और इस कंफ्यूजन में उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकालना भी शुरू कर दिया है। और समय आपका बच जाए, समय आपका जो है यूटिलाइज हो जाए, यही मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। और कई बच्चों ने कहा कि सर, जो आपने इंडिया का सबसे यूनिक बैच बनाया है, कॉन्सेप्टर बैच, जो अभी तक का एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली डिफरेंट बैच है, जो आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से बना है, उसका रोड मैप क्या होगा। खासतौर पे जो हमारे ईडब्ल्यूएस बैच में जो एडमिशन भी हो रहे हैं, कल जो हुए, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको भी इस बात को लेकर डाउट था कि इसका रोड मैप क्या होगा और हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। और यहां पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं। तो कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी ये मुझे बता सकते हैं कि उनकी अभी रिक्वायरमेंट, वो 12th पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं और सिविल सेवा का जुनून उनके सर पर जो है वो चढ़ा हुआ है। कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी सिर्फ मुझे बताएं, यस आई एम इन ग्रेजुएशन, हम ग्रेजुएशन में हैं, एंड वी आर पैशनेटली थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग नहीं, पैशनेटली, जुनून के साथ मैं सोच रहा हूं कि सिविल सेवा मेरा है। कितने ऐसे हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं और उनका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो जॉब में है और उनको तैयारी में दिक्कतें आ रही है, हाउस वाइफ हैं जो अपने परिवार को संभाल रही हैं और उनके ऊपर तमाम तरह की जो है वो दबाव है, और उसके बावजूद सिविल सेवा उनका है। और कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि मुझे अपना शून्य से, जीरो से सफर शुरू करना है और मुझे अपना प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग करके रखना है, जो जानते हैं कि हल्की अधूरी तैयारी यूपीएससी में काम नहीं आती है। यस, शाबाश, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू, आपने मैसेज किया ओजांग सर, आपके सेमिनार बेस्ट होते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और आपका फीडबैक मुझे बहुत उत्साह देता है। अब आप ये सोचिए, अभी अभी मैंने 5 मिनट पहले क्लास खत्म की है, तुरंत मैं आप लोगों के पास आ गया, वहां पर ये हाजिर हो गया। इसके बाद तुरंत मैं जो है वो अपने कॉन्सेप्टर का बैच आज से शुरू कर रहा हूं, उसके साथ भी आप जो है जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लगातार मेरे ऊपर लोड बना रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि मैं मेडिटेशन की क्लासेस भी चला रहा हूं। तो तमाम तरह की जो है वो आपकी हेल्प करने का मैं प्रयास करता हूं। शाबाश, बहुत अच्छे जो है मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर इन ग्रेजुएशन, बीएचयू में, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। सेकेंड ईयर में है, वेरी गुड। 12th आपने कर लिया, वेरी गुड। 12th पास हो चुके हैं, गुड। अभी आप 12th में हैं, वेरी गुड। काफी अच्छे मैसेज आ रहे हैं। सेकेंड ईयर है और आप जॉब भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, गुड।
बहुत से बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं। वेरी गुड, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, शाबाश आकाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी आज हमारी जो ऑडियंस है वो उसमें बहुत बड़ी एक संख्या या तो 12th पास वाले बच्चों की है, या 12th कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसमें कुछ तो बहुत ही होनहार और बहुत ही ज्यादा जो है वो सेगमेंट हमारा ऐसा है कि वो जॉब भी कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट इट। अब हम लोग जो है शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेगमेंट को। सबसे पहले हम स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1, आपने 12th कर ली है। जैसे मेरे पास लगभग 20-25 से ज्यादा मैसेज आए कि सर हम 11th में हैं, क्या अभी से मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए? मैं आपको वहां मना करूंगा कि सबसे पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दें। अगर आप बोर्ड एग्जाम पर फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो जो लोग, मैं पहले बात करूंगा जिन्होंने अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दिया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में न्यूज़पेपर को लेकर आए। राइट, अपनी पढ़ाई में न्यूज़पेपर को, वो एनसीईआरटीज या कोई और बुक ना पढ़ें, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें। टीना डाबी ने भी यही काम किया था। टीना डाबी जब 11th क्लास में थी तो उनको अच्छा एक जो है वो गाइडेंस मिला, उनको अच्छे एक जो है फैमिली बैकग्राउंड भी उनका बहुत अच्छा था। तो उन्होंने न्यूज़पेपर को पढ़ना, 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और मैगजीन्स को पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि उनका करंट अफेयर्स अपडेट रहे, और जो समसामयिक रूप से देश और विदेश में जो कुछ भी चल रहा है जिसमें भारत इन्वॉल्व है उसको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। 12th के बाद जैसे ही वो ग्रेजुएशन में आती हैं, उन्होंने अपनी एक गंभीर तैयारी शुरू कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही, और फाइनल ईयर में आकर उन्होंने जो है उसको ब्रशअप किया, बहुत अच्छे से ब्रशअप किया। 2 साल 3 साल उन्होंने पीछे बैकग्राउंड तैयार किया, और उन्होंने फिर 1 साल लगाया ताकि अपना एस्से, अपनी आंसर राइटिंग, अपना जो वे ऑफ डिलीवरी है उसको उन्होंने सुधारा। और आप जानते हैं कि इतिहास फिर क्या है, और जो है वो इस तरह का ड्रीम आप भी देखते हैं कि मुझे भी ये मौका मिले। तो देखिए क्या होता है, यूपीएससी में 2 सेगमेंट होते हैं। मैं आज की बात क्यों कर रहा हूं? एक होता है, एक बच्चा जनरली जो आप लोग भी कहते हैं सर मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मैं उनसे पूछता हूं कि कौन सी रैंक पे, दे आर नॉट डिटरमाइंड। एक यूपीएससी में सर मुझे रैंक लेकर आना है। दूसरा होता है, ये आप सोचते हो कि ये बहुत मजाक है, लेकिन मैं, अदापा कार्तिक, टीना डाबी, अतहर आमिर, ठीक है, ये जितने भी हमारे टॉपर्स हैं, आप अगर देखोगे तो इन्होंने अपने माइंडसेट को हमेशा टॉप रैंक के लिए रखा है, टॉप रैंक के लिए। ये हमेशा कहते थे मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे रैंक अच्छी चाहिए। ये नहीं कहते थे कि मुझे फर्स्ट रैंक मिलेगी, बट हां ये भी कहते थे कि मैं 500वां 600वां नहीं बनूंगा। और ये क्या माइंडसेट तय करता है? ये माइंडसेट तय करता है कि आप अपने आप को पुश करेंगे रैंक के लिए, ऊपर लिए। तो बहुत से बच्चे मैंने देखा कैजुअली, सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूं, मेरे पास कम से कम एवरेज 250 से 300 व्हाट्सएप मैसेज डेली आते हैं, उसमें मेजॉरिटी सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूं, यूपीएससी शुरू करना चाहता हूं, यूपीएससी मेरा सपना है, बट दे आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक। यानी कि अगर आप आज, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप 12वीं कर चुके हैं, चाहे आप जो है वो ग्रेजुएशन में, पहली चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अपने अंदर दृढ़ता लेकर आइए, डिटर्मिनिस्टिक बनिए। सर आई वॉन्ट टू क्वालिफाई यूपीएससी विद वेरी गुड रैंक, सर आई वॉन्ट टू क्वालिफाई यूपीएससी, सर मैं यूपीएससी को बहुत अच्छी 50 के अंदर रैंक से क्वालिफाई करना चाहता हूं, सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूं। सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, चल यूपीएससी करेगा, चल छोड़ कुछ और सोच। तो मैं सर नहीं भी करना चाहता, मैं सर 50-50 ब्रिटानिया वाला हूं। नहीं, आपको डिटर्मिनिस्टिक रहना पड़ेगा सबसे पहले, और जो भी आप अपने लक्ष्य बना रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ब्लर टारगेट्स कभी भी भेदे नहीं जाते हैं, यह बात याद रखिएगा। जो टारगेट भ्रमित होते हैं वो कभी भेदे नहीं जा सकते हैं जब तक टारगेट जो है वो स्पष्ट नहीं होता। आपने कई पिक्चरें देखी, उसमें स्नाइपर्स होते हैं जो बहुत दूर से निशाना लगाते हैं अपने टारगेट्स पे। स्नाइपर जो है वो हवा की गति को भी देखते हैं कि मेरी गोली कहीं शिफ्ट तो नहीं हो जाएगी। जब तक टारगेट उनको बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वो ट्रिगर, वो घंटों घंटों स्नाइपर जो है, आपने देखा होगा, वो घंटों मतलब बिना हिले डुले स्थिर वो पड़े रहते हैं, और जब उनका टारगेट एकदम स्पष्ट हो जाता तब वो गोली चलाते हैं। यहां तक कि हवा की दिशा अगर पलट गई, स्नाइपर्स के बारे में आप जो है डिस्कवरी चैनल और तमाम जगह पढ़ सकते हैं, अगर हवा की दिशा पलट गई तो गोली सामने टारगेट नहीं मारते जब तक वो सारी कंडीशन ऑप्टिमम नहीं होती है, और जब वो मारते हैं गोली तो सीधे अपने निशाने पर जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब निशानेबाज इस चीज को जानता है तो आप भी एक निशाना लगा रहे हो, आप यूपीएससी को जो है भेदना चाहते हो, तो डिटर्मिनिस्टिक होना यानी सारी कंडीशन के ऑप्टिमाइजेशन पे आपका पहला काम होगा। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे 12th कर चुके हो, इट डजंट मैटर। तो आप पहले डिटर्मिनिस्टिक हो जाओ, क्या चाहते हो। जब आप मुझे, और ये मैं आपको
मतलब कहता रहा हूं, अभी तक मुझे सिर्फ एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा मैसेज में यही बात आई, सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूं, सर यूपीएससी मेरा सपना है। यू आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक इन योर टॉक्स ऑल्सो। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके मैसेज जो मेरे पास आए हैं, ये आप ही जो मैसेज यहां पर कर रहे हो, पढ़ लो इसको यहां पे। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनिस्टिक होंगे और अपनी रैंक के लिए जाएंगे। देखिए क्या होगा इसमें, आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास एक चीज एबेंडेंट हो जाएगी जिसमें आप अपनी गलतियों को निकाल सकेंगे, और वो होगा आपके पास समय होगा अपने आप को किस लिए, समय किस लिए, इंप्रूव करने का। आज आप जो भी हैं, अच्छा नहीं बोल पाते, अच्छा नहीं लिख पाते, अच्छा जो है वो नहीं जो है वो अभिव्यक्त कर पाते, आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा जब आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। और इंप्रूवमेंट, अपनी पर्सनालिटी और अपनी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट का नाम ही है आईएएस। ठीक है, आप गांव से आए हो, आप नहीं अंग्रेजी जानते हो, आप गांव से, अच्छा ऐसे कभी जिंदगी में नहीं लिखा, मास्टर साहब ने कभी जो है उत्तर नहीं लिखा है, लेकिन ये अतीत है, छोड़ कर आओ। मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, एंड इंप्रूवमेंट नीड्स टाइम। ठीक है, इंप्रूवमेंट को टाइम चाहिए होता। वायरल और कोरोना में क्या अंतर है भाई? वायरल गए, 4 गोली खाया, वो खाया, 2-3 दिन में फिट हो जाते थे, हल्का सा सर्दी जुकाम। कोरोना भी तो उसी तरह का था, लेकिन लिटा गया 20-25 दिन सबको, और पता नहीं लौट क्या होगा कि नहीं होगा, ये भी सब बड़ी दिक्कत है। हमसे देखो क्या हालत हुई हमारी कोरोना में। तो अब उस कंडीशन में क्या, ये भी तो एक फ्लू ही तो है, और है क्या, लेकिन इसने ज्यादा टाइम लिया। तो सवाल यह है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट में कितना समय लेते हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के समय में बहुत ही बदल गया। जैसे कई लोगों ने आलोचना की, अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो, 12वीं के बाद जो है आईएएस के बारे में बता रहा है। तो मुझे ये बताओ, आप में से मुझे दोस्त, कम्युनिकेशन हम करते हैं क्योंकि कुछ मिथकों को तोड़ना बड़ा जरूरी है। ओजांग के साथ आप 1 घंटे हो, लेकिन अपने समाज में तो आप 23 घंटे हो रहा है रिबेनिंग, तो वो तो ज्यादा तुम्हारे दिमाग में भरेंगे। आज की डेट में मुझे बताइए, जो आईआईटी का एग्जाम होता है 12वीं के बाद दिया जाता है, क्या आप ये मानते हैं कि आज मां बाप और आप स्वयं 8वीं और 9वीं के बाद आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? जो बच्चों ने तैयारी की होगी या जो जानते हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दो। उसके साथ वो फाउंडेशन कोर्स, क्लास के साथ वो कोर्स, 8th क्लास के बाद आप चाहे अपने शहरों में जाएं, हर शहर में ये बोर्ड लगा होगा कि ज्वाइन जो है आईआईटी या जो है नीट की कोचिंग 8th 9th के बाद आप ज्वाइन कर लें। और मां बाप, यहां तक कि स्कूल जो है कोलैबोरेट करके उसी समय से ही 12वीं के बाद आपको एग्जाम देना है, लेकिन 9th में और उससे पहले ही आपको ये ज्वाइन करा देते हैं कि नहीं करा देते हैं? यस नो में मुझे आप जो है वो जवाब दें, हाँ या ना में। हाँ, ऐसा होता है, होता है, तो आपको पता चलेगा ना बदलता ट्रेंड क्या है। यस, आपने एड्स देखे हैं इस तरह के, ओलंपियाड्स होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। यस, मैक्सिमम लोगों ने यस कहा। यस 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 यस। वाई? क्यों? क्योंकि आपको पता है दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन। एक जमाना हुआ करता था, बहुत कम लोग इंजीनियरिंग किया करते थे, बहुत कम लोग कंपटीशन दिया करते थे, बट नाउ इट इज एवरीबडी वांट टू सिक्योर करियर। आज की डेट में हर आदमी एक सुरक्षित करियर चाहता है, हर आदमी पैकेज चाहता है। आज हम उपभोक्तावादी समाज में हैं, मां बाप को चिंता लगी रहती है कि अगर अच्छा पैसा नहीं मिला, अच्छा करियर नहीं मिला, तो ना तो ये लाइफ सेटल कर पाएगा, ना शादी होगी, ना कभी अपना जीवन ये सुरक्षित कर पाएगा। इसीलिए क्या होगा, आपने देखा, और जिस भी आप क्लास में जाते हैं भीड़ के भीड़ बड़ी होती है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जिस एग्जाम को आपको 12वीं के बाद देना है, उसकी तैयारी आप 8th 9th से क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वहां जवाब होता है, मां बाप खुद कहते हैं इतना ज्यादा कंपटीशन है। नीट में देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, बच्चा 1 साल में इतनी बुक्स ही नहीं पढ़ पाएगा, इतना जो है वो कोर्स कवर नहीं कर पाएगा। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, इसमें इतने लेवल होते हैं। तो भाई इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम तो फिर यूपीएससी है। क्यों? कि उसमें तो 12वीं का पास बच्चा, मैथ्स पढ़ा हुआ बच्चा केवल आता है, बायो पढ़ा हुआ बच्चा आता है। इसमें तो पुराना जो सिविल सर्विस आईपीएस है वो भी एग्जाम दे रहा होगा, आईआरएस भी एग्जाम दे रहा होगा। हर स्ट्रीम का बच्चा, भाषा का बच्चा इसमें एग्जाम दे सकता है। 13 लाख लोग जो है इसमें एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, 13 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म भरे, और भी ब्रिलियंट लोग। कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया है, कोई अपना करोड़ों का पैकेज जो आईआईटी से पढ़कर गया था, आपने भी पता होगा ना, टॉप 20 में आईआईटी घुस जाते हैं। तो अब उसमें आईआईटी से पढ़कर आया, उसको भी आईएएस देना है। जो एम्स से पढ़कर आया है वो भी जो है वो क्या दे रहा है, आईएएस दे रहा है। जो एसआरसीसी से जो सीए करके बैठा हुआ है वो भी क्या है, वो आईएएस दे रहा है। जो डॉक्टरेट करके बैठा है वो भी आईएएस दे रहा है।
यानी देश का जो सारा जिसे कहते हैं इंटेलिजेंसिया है, वो भी उसका सपना आईएएस बनने, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि तुम भले चाहे इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जो ताकत है, जो डिस्कशन की पावर है, वो वहां पे बैठी हुई है। वो उसके पास पावर है, जो निर्माण करने की पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो तो आईएएस और आईपीएस के पास बैठा हुआ है। उसके ऑर्डर्स को तो तुम भी डिनाई नहीं कर सकते। वो तय करेगा कि तुम्हारे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अंत में उनको समझ में आता है कि यार इससे ज्यादा, आपने देखा होगा कितने आप जो है वो पोस्ट लाइक करते हैं कि वो फलाने इंजीनियर था, कैलिफोर्निया में था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, छोड़कर उसने एग्जाम दिया और आईएएस या आईपीएस बना। आपने भी पढ़ा होगा ना। तो अब सवाल ये है, मुझे लॉजिक दो कि एक 12वीं पास के बाद के एग्जाम के लिए आप 4 साल पहले 8वीं क्लास में एडमिशन लेके तैयारी शुरू कर देते हो, राइट? तो देश के सबसे टॉप मोस्ट जो है एग्जाम के लिए सबसे पावरफुल, जहां आपको पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ आपको मिलता है, तो उस एग्जाम के लिए आप कितना समय दोगे? 1 साल? तो तुम खुद लॉजिक लगा के देखो कि इससे वाहियात बात क्या हो सकती है। अनटिल अनलेस जब तक आपका बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, तो आप खुद जो है वो करके देखो। आज मैं आपको जो लॉजिक दे रहा हूं उसको तोड़ के दिखाओ तुम लॉजिक को। और जब तुम 1 साल के लिए आते हो और जब तुम्हें पता चलता है तुम्हारा प्री भी तैयार नहीं हुआ, तो 50% बच्चे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग सेंटर नहीं जाते डर के मारे। ये वही होते हैं जो अपना 1 साल, पूरा 1 साल पैसा, एफर्ट लगाते हैं और डर के मारे एग्जाम छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। आगे चलकर पूरा जीवन आपका लाइमलाइट में रहेगा और इस एग्जाम को इस समय देश का मतलब टॉप मोस्ट ब्रेन भी तरस रहा है कि मुझे इसके अंदर जाने का मौका मिले, हर क्षेत्र से। कि आईआईटी में तो केवल मैथ्स वाला जा रहा था, नीट में केवल बायो वाला जा रहा था, इसमें तो हर क्षेत्र, हर स्ट्रीम, हर जो है भाषा का जो है बच्चा इसमें प्रवेश कर सकता है। तो इसका मतलब है कि इसकी तैयारी के लिए मुझे ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और डे 1 से डिटर्मिनिस्टिक और प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। मुझसे बच्चों ने सबसे गलत सवाल पूछा, सर सोच रहे हैं पहले ये कर लें, फिर सर सोच रहे हैं कि उसके बाद वो कर लें, फिर सोच रहे हैं सर आईएएस हम दे देंगे उसके बाद। जिंदगी में आपको एक प्लान करके चलना पड़ता है। करियर काउंसलिंग की सबसे खास बात होती है, आप ये सोच रहे थोड़ा सा ये पालेंगे, सर सोच रहे पहले आईआईटी दे दें और फिर जो है देखेंगे नहीं होगा तो फिर आईएएस की तैयारी देख लेंगे। तुमने क्या मजाक समझ रखा है यूपीएससी को? फॉर ग्रांटेड है कि कुछ भी करेंगे, मुंह उठाएंगे चले जाएंगे। तो उसमें तो भले चाहे 2 स्तर हो, इसमें 3 स्तर होते हैं, घोड़े खुल जाते हैं अच्छे अच्छों के। प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। तो आपको हर स्टेज पे जो है वो तैयार होना पड़ता है। और इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं कि 1-2 आदमी ले रहा है, देश का एक बोर्ड होता है, देश के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, छान के किनारे कर देते हैं, वहां 275 नंबर के लिए तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो हर एक स्टेज पे तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है। और मजेदार बात है, किसी स्टेज पे फंसे तो अगले स्टेज पे जो है तुम फिर वो 0 से ही तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहां जो मैं बात करने, बहुत से मेरे पास मैसेज आए, मुझे लगा आप लोगों के अंदर इतनी गलत धारणा है इस एग्जाम को लेकर कि आप लोग जो है वो नहीं कर पाओगे। और इसमें सबसे मजेदार भूमिका कौन निभा रहा है? वो जो तुम्हारे वृद्ध बड़े भैया है या चाचा ताऊ है, जिन्होंने कभी एक आध अटेम्प्ट गलती से दिया होगा और उनके समय की जो धारणा है वो यहां पर आ रही है। समझना होगा कि 10 साल पहले कंपटीशन क्या था और 10 साल बाद आज कंपटीशन क्या है, या आप जब आज 2 से 3 साल बाद आएंगे तो कंपटीशन क्या होगा। ठीक है, इस तरह की आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये सबसे ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। सो प्लीज, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप कम से कम 2 to 3 ईयर्स टाइम दीजिए। मुझे आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि मैंने आज तैयारी शुरू की और आज से 365वें दिन मैंने यूपीएससी क्रैक कर दिया। कोई नहीं मिला। पहले अटेम्प्ट में जिसने क्रैक किया वो भी आप लोग शायद सुनते होंगे, मैं निजी तौर पर जानता हूं, उसने अपनी 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से उसने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। वो जब आया तैयारी करने तो वो अननोन नहीं था कि चलो आज लक्ष्मीकांत खरीद के लेकर आते हैं, तिलक लगाते हैं, उस पर पूजा पाठ करते हैं, ओम लिखते हैं और आज शुरू करते हैं। वो पढ़ चुका है। वो लास्ट ईयर जाकर अपने आप को ब्रशअप करता है, वो अपनी कमियों को छांटता है, अपने टीचर के साथ डिस्कशन करता है कि सर मुझे इसमें इंप्रूवमेंट क्या करना है, तब ये चीज उसकी होती है। लेकिन आप क्या होता है, यूट्यूब पे जाते हो, फलाना वीडियो देख लेते हो, अरे वो भैया 1 साल में आईएएस बन गया। मुझे कई बच्चों ने कहा सर वो फलनवा 1 साल में आईएएस बन गया था। तुम्हें उस फलनवा का उसकी ग्रेजुएशन या उसके स्कूल टाइम से मेहनत नहीं दिखाई पड़ रही थी?
कि वो उस समय से अखबार पढ़ रहा था जब तुमने आज पहली बार जीवन में द हिंदू मंगाया, तब से वो 3 साल से अखबार पढ़ता चला आ रहा है, उसको न्यूज के बारे में अपडेट है, वो क्वेश्चन करता चला आ रहा है, वो जो है वो बुक्स बेसिक पढ़ता चला आ रहा है, वो एनसीईआरटी अपना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में खत्म कर चुका था। तुम तो आज जो है वो डिस्कशन कर रहे हो पुरानी वाली खरीदे या नई वाली खरीदे, तो तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते उसको, राइट। तो आपका जब भी है, हाँ, जो आपने ये अभी अभय गुप्ता ने लिखा साफिन हसन, कोई भी हो, आप उसके साफिन हसन को व्यक्तिगत आप मिलिए, आप उनको कहिए कि सर एक्चुअली में जब आप वहां थे तो इन्होंने, आप इनके बारे में ध्यान से पढ़े, इन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि अपने ग्रेजुएशन टाइम से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। इन्होंने कहा था कि मेरे टीचर्स मुझे लाइब्रेरी में बहुत हेल्प किया करते थे। ठीक है, आप पढ़िए उनको, उनके बारे में ढंग से, सेमिनार्स बस सुनिए कि ये पहला अटेम्प्ट निकाल दिया। पहला अटेम्प्ट अलग चीज होता है, लेकिन पहले अटेम्प्ट के पीछे का समय वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो वहां उनके टीचर्स जो है बहुत हेल्प किया करते थे, वो उसमें पढ़ा करते थे और फाइनल स्टेज में जाने से पहले वो प्रिपेयर हो चुके थे। क्लियर है, मैं आपसे वो कह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12 पास कर चुके हैं, अगर आप जो है वो इसके बाद जाना चाहते हैं, तो मुझे ख्याल से अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। बेस्ट टाइम तो कभी भी है, लेकिन जब भी आप करें तो आप हमेशा अपने आप को 2 से 3 साल का समय दें। इसका फायदा मैं बताता हूं और उसके जो है वो दूसरे सेगमेंट्स के बारे में बताता हूं। कई बच्चों ने कहा सर 1 साल में, 1 ईयर, भाई आज के समय में इंस्टा रील का जमाना है, 15 सेकंड में वीडियो चाहिए, बीटा का जमाना है, आज के समय में मैगी का जमाना है, इंस्टेंट नूडल्स का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है, हर चीज हम जल्दी जल्दी चाहते हैं। जब 1 ईयर है तैयारी में आप आते हो तो क्या होता है, जैसे ही टीचर पढ़ाना शुरू करता है या आप पहली बार लक्ष्मीकांत, फलाना ढिकाना, सुभाष कश्यप, कई बुक्स को रिवाइज करना, 1 साल का समय आपका प्रेशर दे जाता है। फिर क्या होता है, आप आधी अधूरी तैयारी करते हो और आपको स्ट्रेस होने लगता है, यार इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आपसे गलतियां होती है, आप वापस दोबारा शुरू करते हो। दोबारा वापस शुरू करना सबसे कठिन काम होता है, यहां पर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। जब आप 2 से 3 साल अपने आप को कूल और काम होकर देते हो तो आप सीखने के लिए पढ़ते हो कि दिस इज माई फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मुझे बेसिक्स अपने क्लियर कर लेने, अपने कॉन्सेप्ट, अपने फंडामेंटल्स मुझे क्लियर कर लेने, मुझे नोट्स बनाना सीख लेना है, साइनॉप्सिस बनाना सीख लेना है, मुझे जो है फ्लैश कार्ड बनाना सीख लेना है, मुझे अपने अगले साल यानी जिस साल मुझे प्रेशर होगा या तीसरे साल मुझे प्रेशर होगा, मुझे उसकी तैयारी कर लेनी। ग्रेजुअली चलता हो, बिना प्रेशर के वो सीखता है। फिर जब ये अगले स्टेज में जाता है, सेकेंड ईयर, तो यहां पर ये नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस की तैयारी करता है, अपने उस जो सीखी चीजों को डिलीवर करता है। और फिर जब थर्ड ईयर में जाता है तो वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, मैं बोलूंगा कैसे, मेरे से आंसर राइटिंग में जो गलतियां हो रही, ऐसे मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, उसको इंप्रूवमेंट करता है, एक्सपर्ट एडवाइस लेता है और वो क्रैक कर देता है। ये काम बिना प्रेशर के होता है। यूपीएससी में जो सबसे बड़ा दिक्कत आती है, जिसको अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो होता है प्रेशर। ये इस हद तक होता है कि नर्वस ब्रेकडाउन तक लोगों का हो जाता है, लोग अजीबोगरीब बिहेव करते हैं। ये 6 लाख लोग जो एग्जाम छोड़ देते हैं, या 83,000 वो लोग जो फर्स्ट पेपर देने गए और सेकंड पेपर देने ही नहीं गए, छोड़कर भाग गए, ये वही थे जो प्रेशर को डील ही नहीं कर पाए कि इतने प्रेशर में होता क्या, वो घबराहट होने लगती है। क्या करें, कई बच्चों ने मेंस जो दिया, उनसे जब मैंने बात की तो उसमें यह हुआ कि फर्स्ट पेपर उनका खराब हो गया। ठीक है, फर्स्ट पेपर खराब हो गया, अब वो प्रेशर ही डील नहीं कर पाया क्योंकि ट्रेन नहीं थे। तो वो क्या हुआ, सेकंड पेपर उन्होंने ऑटोमेटिक खराब कर लिया। उनका यही था कि मेरा फर्स्ट पेपर खराब हो गया, मेरा मेंस नहीं निकलेगा। वो आखिरी तक अपनी नर्व्स को नहीं थाम पाए, आखिरी तक उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं। क्लियर है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप इस प्रिपरेशन के थीम को समझ जाते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी आफ्टर 12th हैं, अगर उनको पैशन है तो आप एक पैशन में जा सकते हो। तुम सोचो यार थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर लें, थोड़ा सा आईएएस बन जाए, थोड़ा सा डॉक्टर वाला भी देख लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहले तो दिमाग से निकाल दो। दूसरा, यू हैव टू बी वेरी डिटर्मिनिस्टिक। जो लोग भाग्यशाली हैं और कम उम्र में उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, यह बात याद रखिएगा। जो लोग बहुत लकी हैं और कम उम्र में उनको जानकारी मिल गई है या उनको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, वो अपने इस समय को डिटर्मिनिस्टिक होकर निकालें कि यस, मुझे सिर्फ आईएएस नहीं क्रैक करना है, मुझे टॉप रैंक में क्रैक करना है, मुझे अच्छी रैंक के अंदर लेकर आना, और इस बात को वो अपने दिमाग में बिठा लें और उसके लिए मेहनत करें। स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने प्रिपरेशन को लेकर चलें। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन जो होती है उसमें किसी भी सब्जेक्ट को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, एक जो प्रेशरलेस लर्निंग प्रोसेस होता है और दूसरा जो परफॉर्मेंस सेगमेंट्स होता है। कौन सी? जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जो भी जिनके पास 2 से 3 साल का वक्त है, वो ये समझें
किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी प्रक्रिया को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। अभी मैं आपको एक किताब मोटी सी दे दूं और कहूं कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आने वाला, आपको पढ़ना है, आप टेंशन में आ जाओगे, आप बहुत टेंशन में पढ़ोगे, कैसे याद करूं। अभी मैं आपको एक कॉमिक्स दे दूं, बोले अरे मौज से पढ़ो, पता चला कि आपने शुरू किया और उसको पूरा पूरा खत्म कर डाला। ये जो होता है वो माइंड गेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सबसे पहले बुक का जो हमारा जो लेवल तैयारी का होता है, फर्स्ट लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट लेवल। यानी ये लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने की प्रक्रिया। अगर तुम किसी भी चीज को सीख नहीं पाओगे, याद रखना, 1 ईयर प्रिपरेशन में कई बार जिनके पास टाइम नहीं है, ऑप्शन नहीं, उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। 1 ईयर में आप जाओ, अच्छे से करो, आपने बेसिक्स पढ़ रखा होगा, मैं मानता हूं एनसीईआरटी आपकी खत्म हो गई होगी। लेकिन अगर नहीं है, तो अगर आप लर्निंग प्रोसेस में एंटर नहीं कर पाते तो इसका आगे आपको खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, मैं बताता हूं। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर ऑप्शनल बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या है, सर वो समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स में कैसे मार्क्स आए, मैं इतना मेहनत करता हूं, नंबर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेस्ट में। तो क्या होता है, जो अरुचि पैदा होती है, जो इंटरेस्ट लैक हो जाता है, वो यहां पर आएगा। अगर आप लर्न किसी चीज को नहीं कर पाते हो, उसकी बारीकियों को सीख नहीं पाते हो, तो आपका एक अरुचि पैदा होगी, आप डिसइंटरेस्ट आपका आएगा, और जैसे डिसइंटरेस्ट क्रिएट हुआ वैसे ही आप और आपका सब्जेक्ट बिल्कुल जो है वो तलाकशुदा हो जाओगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे। फिर कभी भी उसको तुम ग्रैब नहीं कर पाओगे, फिर तुम कंप्रोमाइज करोगे। कभी हाथ पैर मार के सिलेक्शन हो भी गया तो 700वीं रैंक, 800वीं रैंक, क्या करोगे उसको, एक रिग्रेट में रहोगे। हाँ बता दोगे हाँ मेरा सिविल सर्विसेज निकल गया है गांव देहात में, ठीक है, लेकिन अपना अंडमान निकोबार सर्विस पा जाओगे, कहीं दूर दराज बैठोगे। लेकिन जो तुमने अभी ड्रीम देखा है, जो तुम्हारे पास मौका है अच्छा करने का, वो ये है कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, मुझे इंडिया में टॉप जाना। लोग मेरी फोटो लगाएं यार अपनी डीपी पे, मेरा जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स अपने आप मिलियन में पहुंच जाए, मेरी फोटो लगा लगा के वो लोग रहे। ये आपके अंदर एक पैशन अभी से होना चाहिए। एंड जो सेकेंड रीडिंग होती है, सेकेंड स्टेज में जो हमारी तैयारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रिपरेशन। यानी कि जो आपने सीखा है उसको परफॉर्म करना। यूपीएससी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी मैं अच्छा आंसर लिख सकूं, टीचर ने क्वेश्चन पूछा मैं तुरंत जवाब दे सकूं। कई बार बच्चों ने कहा सर मुझे आपने क्वेश्चन पूछा था, मेरे सर यहां था, यहां, तो क्या करूं, तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के निकालूंगा? नहीं, तुम्हें उसको बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड में बोलोगे सर मेरे यहां है, अभी आपने जो पूछा सर मेरे यहां है, ये देखिए चीन वाला मुद्दा यहीं पे बैठा हुआ है, नहीं काम करेगा ना तुम्हारे लिए। वो जो तुम सही शब्दों में उसको इस्तेमाल करोगे, सही भाषा के साथ इस्तेमाल करोगे, या अच्छा आंसर जो लिखोगे, दबाव में आंसर लिखोगे, सिर्फ वही परफॉर्मेंस तुम्हारी इसके साथ चेक होती है। यही चीज जॉब वालों के साथ है। जॉब वाले बड़ा प्रेशर ले लेते हैं। मेरे कई बच्चों ने कहा कि जैसे कई की कोविड की ड्यूटी लगी है, दिल्ली पुलिस के बहुत से जो है वो सिपाही अधिकारी मेरे साथ जो है, पीएसआई, ऐसा ये सब जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। मैं हमेशा कहूंगा जितने भी बच्चे जॉब वाले या जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, वो अपने टारगेट को अगर उन्होंने 1 साल बनाया है कि सन 2022 में मुझे एग्जाम देना, उसको 2023 कर लो। इसके पीछे एक लॉजिक है कि आपको पढ़ने के लिए 4 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जो आपको कॉम्पिटिटर, आप अगर उसके जो है वो अगेंस्ट की जो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहा है, आप सोचो उसके बराबर पहुंच जाओगे, तो वहां पर आप बेवजह प्रेशर ले लोगे और फिर क्या होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। अरे हमसे नहीं हो पा रहा, बहुत टफ है, मेरा तो अभी तक हिस्ट्री नहीं पूरी हुई, एग्जाम सर पे आ गया, ज्योग्राफी पूरी नहीं हुई है। तो उसमें क्या होगा, अपना टारगेट बढ़ा दो। और जब तक, याद रखना ये मेरी बात, आप चाहे एक आध अटेम्प्ट खराब करके सीख लो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा काम समझाना है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे यूपीएससी में। उसका कारण है, यूपीएससी कोई रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछता कि पिछले 5 सालों के मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन उठा के दे दिया, आपने कुंजी पढ़ ली और आप जो आईएएस बन गए। हमेशा वहां इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा डिबेटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां आपकी खुद की जो है इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होती है, आपके अपने तर्क रखने की बात आती है, आपसे नए नए विवादों में प्रवेश करने की बात होती है, आपसे आलोचनात्मक टिप्पणियां करने की बात होती है। क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या कोरोना काल में डब्ल्यूएचओ अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाया, क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि जो कोरोना टाइम आया उसमें डब्ल्यूएचओ की जो रोल था, डब्ल्यूएचओ को जो काम करना चाहिए था, क्या उसको जस्टिफाई कर पाया? अब उसने क्या को पहले लगा दिया। क्वेश्चन में एक छोटा सा आपसे एग्जांपल लेता हूं, क्या जस्टिफाई कर पाया, क्या न्याय संगत कर पाया? अब क्या का मतलब, वो ये भी नहीं कह रहा है कि हां कर पाया, या वो ये भी नहीं कह रहा है कि नहीं कर पाया। इट्स यू हु विल टेक द डिसीजन
कि भाई मुझे निगेटिव लिखना है या पॉजिटिव लिखना। अब ये तुम सोचो कि मैं सर दोनों लिख दूंगा तो 150 वर्ड जो होता है वो सिर्फ 15 लाइनें होती हैं। अगर आप औसतन 10 वर्ड एक लाइन में लिखते हो तो 15-16 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे। अब 15-16 लाइन में आप WHO जैसी संस्था और उसके द्वारा किए गए कार्यों में दोनों पक्ष नहीं रख पाओगे। तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि मुझे एक तरफा जाना है और जो भी मैं जाऊंगा मैं उसके पीछे अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, चाहे हां और चाहे ना। वो कह रहा है कि जो भी कहो उसके पीछे अपने आर्ग्यूमेंट्स रख दो और फैक्ट बिल्कुल प्रॉपर रखो। तो अब वहां पर आपको डिसाइड करना, वो आपसे अभी नहीं कह रहा कि इसकी आलोचना करो या इसका समर्थन करो, ये आपका डिसीजन है। वो कह रहा है जो डिसीजन लोगे उसको जस्टिफाई करो, उसको जस्टिफाई करो। यानी क्वेश्चन का कोई रटा रटाया पैटर्न नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला नहीं है। यहां आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस, मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे ये मेरे फैक्ट्स अवेलेबल है, चाहे मैं पॉजिटिव करूं और चाहे मैं नेगेटिव करूं। अब आप सोचो कि इस लेवल का इंटेलिजेंट जो आपको क्रिएट करना है, इस लेवल तक आपको जो जाना है, उसके पीछे कितनी लंबी सोचने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया, कितनी लंबी सोचने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया शामिल है। कि मैं उस संस्थान के बारे में बात करूं, उस संस्थान के कार्यों को पिछले 1.5-2 सालों से मैं उसको जज कर रहा हूं, इसको मैं देखूं। उस संस्थान के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस मुझे समझ में आनी चाहिए, हमारे देश पर उसके द्वारा किए जाने वाले प्रभाव, उसको मिलने वाली फंडिंग, उसके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, मैं सब कुछ 7 मिनट के अंदर, 7 मिनट्स घड़ी देख के मुझे एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है और कॉपी के अंदर लिख देना है। दिस इज नोन एज हैवीली प्रेशर, इसको कहते हैं भयानक प्रेशर यूपीएससी में। 7 मिनट में मुझे क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि मैं पक्ष में लिखूंगा, विपक्ष में लिखूंगा। मेरा दिमाग पैरेलली उसके आर्ग्यूमेंट्स, क्या क्या वो जो है वो आर्ग्यूमेंट्स मेरे होने चाहिए, किस क्रम में होने चाहिए, और पर सोचने के साथ साथ मैं लिख के उसको कंक्लूड कर दूं 7 मिनट्स के अंदर। 7 मिनट्स, अंदाजा लगाइए क्या हाई प्रेशर रहता होगा, क्या हाई प्रेशर रहता होगा वहां पे। सो ये कोई एक दिन में नहीं आता है, एक साल में नहीं आता। इट्स नीड अ लॉट ऑफ ग्रेजुअल प्रेशर, इसको लर्न करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा इफ यू स्किप दिस मॉड्यूल, आपने लर्निंग प्रोसेस को मिस कर दिया, आप परफॉर्मेंस स्टेज पर कभी जा ही नहीं पाएंगे। फिर आप कहते हैं कि सर यूपीएससी बड़ा कठिन है, सर यूपीएससी समझ में नहीं आता, सर थोड़ा सा मामला जो है खराब लग रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक टाइम, आपको चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आज के बाद से जब भी आप परफॉर्म करें तो इस तरह से कुछ कुछ परफॉर्म करें। जैसे जैसे मैंने जो है वो कॉन्सेप्टर बैच बनाया, तो कॉन्सेप्टर बैच में मैंने इस चीज को, आप लोग भी इसको कॉपी कर सकते हैं, आप लोग भी अपनी पढ़ाई में इसको लागू कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्टर बैच में मैंने इसको 2 साल का प्रोग्राम, लोगों ने कहा ये 2 साल का प्रोग्राम क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए क्यों प्रोग्राम बना रहे हो। तो उसके पीछे मैंने यही लॉजिक रखा। द फर्स्ट इज यू लर्न हाउ टू लर्न। आप पहले स्टेज में सीखते हो कि लर्न सीखते कैसे हैं, स्किल्स डेवलप करते हो, और फिर अगले स्टेज में जाके आप उसको परफॉर्म करते हो, पूरी तरह से परफॉर्म करते हो। क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज जो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को, फंडामेंटल आगे जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, चाहे आईआर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, फलाना ठिकाना, ये इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्हीं के व्युत्पन्न होते हैं। अगर आप ये फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स को बेसिक, बिल्कुल बेसिक का मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़कर लर्निंग प्रोसेस में आप नहीं सीख पाते, आर्गुमेंटेटिव प्रोसेस में नहीं जा पाते, तो आप कभी भी जो है वो आगे चलकर इनके डेरिवेटिव्स क्रिएट नहीं कर पाओगे, जिसको हम लोग मेंस मुख्य परीक्षा कहते हैं। तो जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, ये आपका बेसिक सेगमेंट्स हो गया। इसके साथ साथ आपको कुछ स्किल्स जरूर सीखनी होगी, याद रखिएगा, कुछ स्किल्स का आपको मास्टर बनना पड़ेगा। जैसे कई बार हमें लगता है कि सिलेबस को पूरा कर लिया, कुछ किताब को पढ़ लिया और भाई हम आईएएस बनने के लिए तैयार हो गए। सॉरी, मैं यहां पर आपसे एक बहुत बड़ा सॉरी बोलूंगा। उसका रीजन यह है, यूपीएससी इज नॉट एग्जाम, यूपीएससी इज अ वॉर। यूपीएससी एक परीक्षा नहीं, यूपीएससी एक युद्ध है। परीक्षा तो तब होती है जहां इज्जत के साथ एक सीट के लिए 4 लोग हो, 4 में से एक बेस्ट कैंडिडेट को लेकर चले गए तो परीक्षा कहलाती है। जब एक सीट के लिए 1300 लोग हो ना, तो वो परीक्षा नहीं, वो वॉर होती है। और वॉर में हमें हर तरह से चीज, वॉर में सिर्फ हौसला, हिम्मत नहीं काम करती है, आपकी रणनीति, आपका वॉर स्ट्रेटजी, आपके हथियार कितने अच्छे हैं, हथियारों पर आपका प्रशिक्षण कितना है। अगर ये नहीं रहेगा तो अपनी जान नहीं बचा पाओगे, सिर्फ फोटो के फ्रेम में नजर आओगे, तो यहां पर भी आप फेलियर के रूप में आ जाओगे। तो स्किल्स में जैसे नोट्स बनाने का, अब कई बार नोट्स को बहुत हल्के में हम ले लेते हैं, अरे यार वो ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना, ये नोट्स बनाना, सबसे गलत बात ही होती है। नोट्स बनाने में और नोट्स को पढ़ने में आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्री मेन सेंटर में मेरे पास इतना टाइम है कहां।
कि मैं लाइन बाय लाइन पहले किताब पढ़ूं, फिर उससे नोट्स बनाऊं, फिर उसको दोबारा वो मोटा सा बल्कि सा बन गया, मैं इसको दोबारा, इज इट पॉसिबल? दो एग्जाम्स के बीच में, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में हार्डली 3 घंटे का गैप है, इतनी मोटी तुम्हारी कॉपी है, तो उसको रिवाइज कर पाओगे? कभी नहीं होगा। सो यू हैव टू लर्न स्मार्ट नोट मेकिंग मेथड्स। आपको बहुत स्मार्ट तरीके से साइनॉप्सिस, थॉट मैपिंग, फ्लैश कार्ड आपको बनाना सीखना पड़ेगा। सो दीज आर द स्किल्स जिसको हम कोचिंग इंडस्ट्री में अवॉइड कर देते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट एंड विच इज अ मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड पार्ट। ये सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट यही पैदा करता है, सबसे ज्यादा समय यही खाता है। कितने लोग हैं जो किताब में वापस जाकर जो है आज मुझे रिवाइज करना, आज मैं बिपिन चंद्रा पूरी पढ़ के रिवाइज कर दूंगा? कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू इट। आप अपने नोट्स को अपग्रेड कर सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वे। दूसरा, बुक्स को पढ़ना। अब जैसे कल ही मैंने अपने जो है कॉन्सेप्टर बैच के बच्चों को बताया, 5 किताबों के नाम बताए कि अभी आपको फर्स्ट ईयर में ये किताबें पढ़नी है जो आपको फाइनल ईयर में बहुत काम आएंगी, एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएंगी। ठीक है, ये बेसिक जो रीडिंग्स है, बुक्स कैसे पढ़ते हैं, बुक्स को कैसे पढ़कर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आप भी जानते हैं कि समय ही आपको बनाएगा, समय आपको खत्म कर दे। और ज्यादातर लोग भिड़ इस बात के लिए, सर हमसे नहीं पढ़ाई हो पा रही है, सर हमसे रेगुलरिटी नहीं आ रही, यही क्वेश्चन आप पूछते हैं ना। टाइम मैनेजमेंट की डिफरेंट विधियों को अलग अलग स्टूडेंट पे लागू करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। याद करने की स्मार्ट टेक्निक, जब ये बंडल बढ़ेगा ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ठीक है, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, जब ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जब ये बोझ बढ़ेगा, तब वहां पर आपको मेमोरी की स्मार्ट टेक्निक्स पता होनी चाहिए। मुझे इसको क्विकली कैसे याद करना। मेरी क्लास में बच्चा एक भी शेड्यूल गलती नहीं करता, गलती करता ही नहीं है। उसको शेड्यूल मैंने सिखाया ही नहीं, मैंने उसको तो जो है वो इसकी इतनी अच्छी मेमोरी मेथड की, उसको जैसे ही बोला 10वें शेड्यूल में क्या खटाक से आंसर आ गया। तो आंसर सही देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए स्मार्ट मेमोरी मेथड्स होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्तित्व विकास की जो है वो तकनीकी आपको पता होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलप कैसे करना है, इसमें सब कुछ है। जैसे मैं मेडिटेशन की क्लास ले रहा हूं, तो मेडिटेशन की क्लास मैं क्यों ले रहा हूं, मुझे जरूरत क्या है मेडिटेशन की? भाई मेरा भी आधा घंटा 1 घंटा उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि स्ट्रेस, एंगर, आपका दिमाग भटक रहा है, विचार आ रहे हैं, अगर आप इसको ट्रैंकुल करना नहीं सीखोगे तो आप कभी भी जो है व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाओगे। तो भाई मेरे सामने मेरी किताब खुली हुई है और मेरा दिमाग भटक रहा है, पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं उसने कैसे बोल दिया, किसी का ब्रेकअप हुआ है, अरे वो मुझे छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चला गया, मैं उसकी ऐसी अब किताब आपके सामने रखी है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, पता नहीं आज फूफा जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, अब मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा, आपका समय जा रहा है। अगर आपको अपना दिमाग कंट्रोल करना, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना, इमेजिनेशन को अच्छा करके रखना अगर आप नहीं सीख पाते हो तो वो निकल जाएगा। और हम यहां पर अपनी एकेडमी में कॉन्सेप्टर बैच में यही काम कर रहे हैं कि एजुकेशन मतलब बारीक से, अगर मैं भूगोल शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो भूगोल क्यों कहता हूं यह बड़ा जरूरी, और भूगोल सिविल सर्वेंट को क्यों पढ़ना है यह तक बताता हूं, एक एक चीज, तो उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये सब्जेक्ट मेरे लिए कहां काम आएगा, आगे चलकर करियर में मैं कहां इसको लेकर जाऊंगा। ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, अगर मैं सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या कारण है कि मनुष्य खगोलकी में बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। तो उन सब चीजों, इससे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। अच्छा, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में क्लियर कर रहा हूं। और जब आप इस स्किल्स को सीखते तो आपके अंदर हौसला बढ़ता है, मेरा दिमाग ट्रैंक्विल है, शांत है, एकाग्र है, फोकस है, मैं अच्छे नोट्स बनाता हूं, बुक्स पढ़ने का मुझे तरीका पता है, मेमोरी मेथड्स मुझे पता है। आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा, जिस दिन आप कहते हैं ना कि सर आत्मविश्वास कैसे लेकर आए, जितना ही ज्यादा आपकी स्किल्स बढ़ती जाएगी आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। आपको समझ में आ जाएगा कुछ दिन बाद, यस मैं अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे हूं। इसी का नाम है कॉन्सेप्टर बैच। और इसके बाद आप आ जाते हैं सेकेंड लेवल पे, जहां पर आप मेंस के पेपर्स को कवर करते हैं। क्लियर है?